हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा जो हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर मैंने पिछली बार आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे कि हम इजीली निकाल सकते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो चलो मैं आज आपको वो इजी मेथड बताता हूँ जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप ग्रुप के एलिमेंट्स याद कर लीजिए। आपको अगर ग्रुप के एलिमेंट्स याद हैं तो आपको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो जाएंगे। जैसे अगर आपको फर्स्ट ग्रुप का पता है कि ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर है तो आपको ये पता लग जाएगा इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। सेकंड ग्रुप के अंदर जाएंगे तो हमें पता है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। 13 ग्रुप में जाएंगे तो हमें पता है 3 उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 14 ग्रुप में जाएंगे तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 15 ग्रुप में जाएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 16 ग्रुप में जाएंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 17 ग्रुप में जाएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 18 ग्रुप में जाएंगे तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो अगर आप ग्रुप के एलिमेंट्स अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा कि आप एक शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं और उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको जो चीज चाहिएगी वो चाहिएगी उसके जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आपने क्या करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसके साथ में दूसरा एटम अटैच है, कितने एटम अटैच है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ अदर एटम्स। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, उसने आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ अदर एटम अटैच्ड। ठीक है, इसको आप क्या करो, अब इसके अंदर भी यहां पे एक चीज है कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो वो आपको नहीं गिनने हैं। ठीक है, वो एग्जांपल भी आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है बाय 2 से। जो भी चीज आएगी उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। ठीक है, अब उसके अंदर देखो सबसे पहले हमें पता है हमारी सबसे पहली जो ऑर्बिटल होती है वो s होती है। उसके बाद हमारे 3 p आती हैं और उसके बाद d के 3 आते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि ये हमारी ऑर्बिटल्स हैं। सबसे पहली ऑर्बिटल s है, उसके बाद p है, p में 3 ऑर्बिटल हो सकती हैं, उसके बाद d है, d में 5 तक हो सकती हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो अब मैं इसको आपको एग्जांपल देके बताता हूं जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। हमने किसका पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मीथेन का। ठीक है, तो अगर मान लो हमें मीथेन का निकालना है, मीथेन जो होता है वो है CH4। कार्बन है आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, पहला हमारा रूल क्या है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। तो हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा वो कह रहा है कि नंबर ऑफ अदर एटम अटैच्ड एक्सेप्ट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो छोड़ दो, नहीं तो जो दूसरे एटम अटैच हैं वो गिनो कितने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 4। तो 4 का मतलब ये हुआ कि हमें 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए। हमारी सबसे पहली कौन सी है, s में एक ही होती है। उसके बाद हमारी p स्टार्ट होती है और p कितनी हो सकती है, 3। तो एक s हो गया और p हो गए 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। और भी एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अब मान लो हमें निकालना है कि वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, H2O। अब देखो यहां पे हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमें पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। क्यों, एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो पहले वाले में 2, अगले वाले में 6। हम जो 10th में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था हम उसी के हिसाब से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को कब कहा है छोड़ना है, जब वो अटैच हो। ठीक है, सेंट्रल एटम को नहीं छोड़ना। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन को हमने ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया और इसके क्या गिनने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अब इसके साथ में दूसरे एटम कौन से अटैच है, हाइड्रोजन, कितने अटैच हैं, 2। तो ये हो गया 2, कितना आएगा 4। तो 4 का मतलब वही हो गया हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अब आते हैं एक और एग्जांपल जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो, साइड में अटैच हो। तो देखते हैं SO2। अब इसके अंदर हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 है तो 2, 8 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो ये हो गया 6। अब ऑक्सीजन दूसरा अटैच है, नंबर ऑफ एटम अटैच एक्सेप्ट ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है तो इसको हमें नहीं गिनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 3। 3 का मतलब क्या हो गया, एक तो S होगी और 2 क्या हो गई P, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया sp2। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जांपल पे। मान लो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है XeF2। अब जिनॉन हमें पता है नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर हमें याद नहीं है, तो हमें पता है नोबल गैस वाले 18 ग्रुप में आते हैं। तो 18 ग्रुप वालों के अंदर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। जैसे नियोन अगर आप ले, ठीक है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, 2 और 8, तो लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 ग्रुप वाले में 8। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जिनॉन के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मानेंगे, हम जिनॉन के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानेंगे 8। दूसरे एटम कितने अटैच हैं, फ्लोरीन के 2 एटम अटैच हैं, तो अपॉन में 2 कितना आ गया 5। तो 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, एक तो S हो गई, 3 P होगी, 4 तक हो गया। अब उसके बाद 5वीं किस में जाएगी D में, तो ये हो गया sp3d। ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास में दिया हुआ है जिसके ऊपर मान लो कुछ चार्जेस वगैरह भी दे दे, तो उसको कैसे निकालेंगे। मान लो हमें NH4+ का निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है 7, यानी 2 और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 5। दूसरे एटम अटैच कितने हैं 4। अब देखो इसमें एक प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखा है, तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 नहीं होंगे, ये कम हो जाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे एक माइनस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो 5 और 4 9, एक कम हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4। तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कौन सा होता है sp3, तो ये उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब मान लो किसी के ऊपर माइनस का साइन है, ठीक है, तो अगर माइनस का साइन होगा तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो किसी के 4 हैं, तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। SO3 है मान लो, तो हमारा सल्फर वैलेंस जो है सेंट्रल एटम हो गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन को हमें गिनना नहीं है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया था sp है तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, sp2 है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा, sp3 है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, sp3d है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। वहां पे आपको जो है बॉन्डेड एटम देखने हैं, ऑर्बिटल्स कितनी बॉन्डिंग कर रही हैं, उसके हिसाब से हम उसका क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल हमने देखा था XeF2 का, XeF2 का मान लो हमने निकाला था 8 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5, और हमें पता था sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इसका जब हम हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जैसे मान लो हमें XeF2 का निकालना है, तो XeF2 के अंदर हमने निकाल लिया कि उसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो sp3d के अंदर आपको पता है शेप कैसा बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना देंगे, ये हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गया। अब हमें XeF2 के अंदर जिनॉन तो हो गया हमारा सेंट्रल एटम, फ्लोरीन लगाने हैं। तो हमने जैसे वेस्पर्ड थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि ये 2 फ्लोरीन हम उस जगह लगाएंगे जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो। तो यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, तो ये आपका फ्लोरीन हो गया, ये आपका फ्लोरीन हो गया। और यहाँ पे जो आपके ये बच गए, यहाँ पे क्या हो गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये आपके लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो शेप है, ये शेप आपका कैसा कहलाएगा, लीनियर शेप। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बिल्कुल आसान है। अगर आप ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये शॉर्टकट मेथड है। इससे आप अगर मान लो आप वैसे भी निकाल रहे हो और फिर आपको उसको कंफर्म करना है कि जो आप निकाल रहे हो वो सही है नहीं, तो आप इस शॉर्ट मेथड से उसको कंफर्म कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, SO4 2-, ठीक है, माइनस वाला मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, तो मैं उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, 16 एटॉमिक नंबर होता है, 2, 8 एंड 6, यानी इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन हमें गिनना नहीं है। उसके ऊपर 2 चार्ज है माइनस का चार्ज है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ले रखे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, प्लस में 2। अगर मान लो यहाँ प्लस का साइन होता तो घटाते, और यहाँ माइनस का साइन है क्योंकि इसने ले रखे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और है इसके पास में, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका कितना आ गया, 4। यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो कौन सी होगी, sp3। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हो। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको मेनली जो स्ट्रक्चर्स बनाने आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो मिथेन, इथेन, इथीन, इथाइन के आ सकते हैं। बाकी जो है ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, किसी का भी आप इजीली निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, SF4, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, 6 हो गए, 4 फ्लोरीन के एटम अटैच हैं, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 का हाफ हो गया 5। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। ठीक है, तो ये बहुत इजी है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, उनकी जो इंटरमिक्सिंग होती है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 12th में भी आपके आएगा, तो वहां पे आपको फिर वापिस से समझाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सिलेबस ही बहुत ज्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट आपको यहीं पे क्लियर करके चलना है। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म से निकाल लो और मिथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इनके आप स्ट्रक्चर्स और इनके जो हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाले थे कार्बन एटम के अंदर कि वो ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, उसके हिसाब से आप इनको निकाल सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे तो हम आपको एक और नया टॉपिक जो है, पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये, लेकिन सिर्फ मेन चीज ये है कि आप कंसिस्टेंट इसको देखते रहें, साथ साथ में पढ़ते रहें। नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, नोट्स में आप सिर्फ रट सकते हो, ठीक है, समझना आपको वीडियो से पड़ेगा। आप उसको समझ के और उसके बाद उसको पढ़ो, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको बिल्कुल बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।